हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी के लिए फिर से हाजिर हूँ टिमिन्स पार्ट 2 लेकर। और काफ़ी गैप हो गया था दोनों वीडियोस पे, मीन्स कि इस वीडियो में और जो मेरी लास्ट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड था। और अब उम्मीद करती हूँ कि आपको रेगुलर अपडेट देती रहूँगी, जो भी नई अपडेट्स आएंगी कनाडा पे या वर्क वीज़ा से रिलेटेड। तो ये वीडियो आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप मेरा पार्ट 1 टिमिन्स नहीं देख लेंगे, क्योंकि टोटल जो टिमिन्स में है स्टेप बाय अगर मैं बात करूँ तो टोटल 6 स्टेप है। जो मैं 3 स्टेप है वो पिछली पार्ट 1 में कवर कर चुकी हूँ, और इस वीडियो में आज मैं कवर करूंगी 3 पार्ट्स। पार्ट 1 में जो मैंने कवर किया था स्टेप नंबर 1 हु कैन अप्लाई, एंड स्टेप नंबर 2 फाइंड द जॉब, कि सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, हु कैन अप्लाई और रिक्वायरमेंट क्या क्या है। स्टेप नंबर 2 में आपका कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आपके पास जॉब होना जरूरी है। एंड स्टेप नंबर 3 कम्युनिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो ये तीनों ही स्टेप मैंने पार्ट 1 में कवर कर चुकी हूँ। आज मैं पार्ट 2 में जो कवर करूंगी स्टेप नंबर 4 हाउ कैन अप्लाई, एंड स्टेप नंबर 5 applicant pool and draw system, and step number 6 सेटल इन नॉर्थ ईस्ट मीन्स टिमिन्स। तो वीडियो को बिना देरी से हम स्टार्ट करते हैं एंड एक्सप्लेन करती हूँ मैं बाकी के बचे हुए तीनों स्टेप। तो स्टेप नंबर जो 4 है हमारा हाउ कैन अप्लाई। हाउ कैन अप्लाई में जैसे ही आपकी जॉब्स हो जाती है, आप सारी रिक्वायरमेंट जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर लेते हैं, तो आपके पास जॉब होने के बाद आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी एप्लीकेशन है आपको उसे पूरा कलेक्ट करना है, मीन्स कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आप मेल करते हैं टिमिन्स गवर्नमेंट को, टिमिन्स जो कम्युनिटी है उसको अगर आप मेल करते हैं तो वहाँ पे आप हर चीज़ अलग अलग मेल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक में सीवी भेज रहे हैं, एक में आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं एक मेल पे, और एक मेल पे बाकी के डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, मीन्स कि 4 से 5 मेल भेज रहे हैं। मीन्स कि ये सारा चीज वो लोग कंसिडर ही नहीं करेंगे। आपके जो सारे डॉक्यूमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट की जो चीजें उन्होंने आस्क करी हैं आपसे, वो सब आपको एक इंडिविजुअल मेल पे भेजनी है। आपको ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग मेल पे भेजनी है। अगर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का आप पूरा पीडीएफ बनाइए और सारे डॉक्यूमेंट्स एक सिंगल वन मेल पे आप भेजिए उनको। और इसके अलावा अगर उनको कोई भी और अदर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, देन वो डायरेक्टली आपका जो आपने ईमेल आईडी दिया होगा, जो आपकी जिसको कांटेक्ट कर सकें, उस पे आपको वो मेल करेंगे अदर कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो इस कम्युनिटी में वो लोग ओपन ही नहीं करेंगे आपकी फाइल अगर आपका जो स्कोर है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, वो स्कोर मैच नहीं हो रहा, तो वो कंसीडर ही नहीं करेंगे आपकी फाइल को। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी कम है, जो उन्होंने पहले से ही बताया कि आपको ये चाहिए, अगर आप वो चीज अगर आप उनको नहीं देते हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर ही नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करने हैं, और वो हर किसी ईमेल का रिप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी जो एप्लीकेशन है वो जाती है, तो सभी को रिप्लाई नहीं कर सकते। वो उन्हीं लोगों से कांटेक्ट करेंगे जिनकी एप्लीकेशन अच्छी है, पूरी रिक्वायरमेंट उन्होंने फुलफिल करी हुई है, उनको ही वो आपको मेल भेजेंगे विद इन 8 वीक्स और 6 to 8 वीक्स के अंदर पे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उस एप्लीकेशन में आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, तो मैं आपको स्टेप बाय मीन्स की नंबर वाइज बताऊंगी कि कौन कौन से फॉर्म आपको उसमें भेजने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी चीज, ताकि आप जब मेल करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसके साथ अटैच करके ही भेजें। तो इसके बाद जो आपको जो एप्लीकेशन में इंक्लूड करना है, जिसके बिना आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी, सबसे पहले कंप्लीट RNIP ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर्म IMM 5984। ये आपका फॉर्म आपके जब अप्लाई करते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना ही जाना चाहिए। इसके अलावा जो सेकंड है वो फॉर्म है कंप्लीट RNIPP शेड्यूल 1 एप्लीकेंट फॉर्म IMM 5911। ये दोनों होना ही होना चाहिए। अब बात करते हैं सीवी के। सीवी के लिए मैं अपने सारे वीडियोस में आपको बताती हूँ, आपका जो सीवी होना चाहिए वो डिटेल्ड में होना चाहिए, कवर लेटर के साथ होना चाहिए, एंड आपका एज पर द कैनेडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब फोर्थ पे आता है कि आप अपना वर्क एक्सपीरियंस कैसे दिखा सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के लिए मिनिमम 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, एंड ये जो लास्ट में 3 ईयर्स के लिए होना ही होना चाहिए। मीन्स कि पिछले 3 साल
साल में आपका पास कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड इस 1 ईयर के एक्सपीरियंस में जो आवर्स आपके मिनिमम होने चाहिए 1560 आवर्स होना ही होना चाहिए। ये तो हो गया आपका कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपको वहाँ पे इस पे जो वर्क एक्सपीरियंस है इसमें थोड़ा सा छूट मिल सकती है और आपके पास ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन आप उस कम्युनिटी में रह रहे हैं इसका प्रूफ आपको देना होगा। लास्ट 24 मंथ्स में आप उस प्रोग्राम पे रह रहे हैं, उस कम्युनिटी पे रह रहे हैं। आप क्या क्या दे सकते हैं, जैसे कि आप वहाँ पे लीज पे अगर रह रहे हैं रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, वहाँ पे यूटिलिटी के सारे रिसिप्ट दे सकते हैं, आप फोन बिल दे सकते हैं, आप गैस के जो बिल्स आते हैं वो आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। 5th नंबर जो है वो है आपका जो भी आपकी लैंग्वेज। अगर मैं बात करूँ इंडिया से तो बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है रिजल्ट की वो पंजाबी में होती है, तो आपको वो उसको ट्रांसफर करवाना है, मीन्स कि आपको ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, जो इंग्लिश में ही ट्रांसफर करवाना पड़ेगा उसको, अदरवाइज उनको कैसे समझ में आएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। एंड सेकेंड जो आपकी जो एजुकेशन है, एजुकेशन का ECA होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट होना चाहिए। आपकी जो डिग्री एंड डिप्लोमा है वो कैसे करवानी है आप मेरी पुरानी जो वीडियोस हैं उन पे देख सकते हैं, मैंने उसमें प्रॉपर वीडियो बनाई है। एंड इसके अलावा आपके पास वहाँ पे सेटलमेंट फंड होना बहुत जरूरी है। प्रूफ ऑफ सेटलमेंट फंड्स इफ नॉट करेंटली वर्किंग इन कैनेडा बैंक स्टेटमेंट। इससे मैंने 2 लोगों के लिए बताया। सबसे पहले वो लोग जो आउट ऑफ कैनेडा अप्लाई कर रहे हैं एंड सेकंड उनके लिए जो ऑलरेडी कैनेडा पे हैं, स्टूडेंट वीजा पे उनका कंप्लीट हो चुकी है एजुकेशन, वो भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो कैनेडा में नहीं जॉब कर रहे हैं तो उनको सेटलमेंट फंड दिखाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लाइक बैंक स्टेटमेंट उनको दिखानी पड़ेगी। अगर वो कनाडा में जॉब कर रहे हैं तो और नॉर्मली वो अपना ऑफर लेटर और सैलरी स्लिप वहाँ का दिखा सकते हैं, तो उनको बाकी कोई भी जो फंड्स हैं वो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके पास जॉब है वहाँ पे। एंड इसके बाद आता है ए कॉपी ऑफ द बायोग्राफिकल डेटा पेज फ्रॉम योर पासपोर्ट और गवर्नमेंट फोटो ID। आपके पास फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट फोटो कॉपी, एंड जो आपके पास ID प्रूफ है पासपोर्ट की उनका स्कैन कॉपी भी आपको रेडी रखना है। इसके अलावा आपका जो प्रूफ दैट यू हैव वैलिड टेम्परेरी रेजिडेंस स्टेटस इफ यू currently in Canada, your status must be valid on day of you submit your application. Example, include a copy of pages of your passport clearly showing the stamp made by Canadian authorities on your most recent entry to Canada or a copy of your current immigration documents if you have one. इसके बाद आता है 10th नंबर। 10th नंबर में आपके पास complete use of a representative form होना जरूरी होता है। एंड इसके अलावा जो भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आप उस चीज को सबमिट करवा सकते हैं जो आपकी प्रोफाइल को, आपकी फाइल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट से क्या होता है। जितने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो उस चीज को लगाना है ताकि वो सोचे ना इस चीज से उनके पास ये चीज नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी दे चुके होंगे उसको। इसके बाद आते हैं हम स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में अप्लीकेंट पूल एंड ड्रॉ सिस्टम। इसको अगर मैं सिंपली लैंग्वेज में अगर बताऊं तो इस पे क्या है, सबसे पहले द टिमिन्स रीजनल RNAP रैंक्स कैंडिडेट इन द पूल यूजिंग ए पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम। ये टोटली पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। कंप्लीट एप्लीकेशन मीटिंग द एलिजिबिलिटी requirement and minimum community criteria score required will be placed into the applicant pool। तो यहाँ पे जो सबसे पहले होना चाहिए, जो नॉर्मली यहाँ पे जो ड्रॉज निकलते हैं, अभी की मैं बात करूँ तो जनवरी 2023 में ड्रॉ निकला हुआ है यहाँ पे, और हर बार इससे पहले जो दिसंबर 2022 को निकला था। अभी फिर से उम्मीद है कि मार्च या अप्रैल में इन 3 मंथ्स में से फिर से ड्रॉ निकलेंगे। तो इस साल कुछ ज्यादा ड्रॉ निकलेंगे लास्ट की ईयर से। ये है ये रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट स्टेप बाय स्टेप गाइड टू परमानेंट रेजिडेंस। ये पूरे स्टेप हैं कि पहले हमें क्या करना चाहिए, देन फिर उससे क्या होगा, जो लोग कनाडा पे रह रहे हैं उनके लिए कैसे अप्लाई करना है। बहुत सारा वो सिमिलर है, बस ये है कि आपको अगर कनाडा पे रह रहे हैं तो वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रूफ ऑफ फंड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आउट ऑफ कैनेडा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी प्रूफ एंड फंड्स की एंड वहाँ पे जॉब की। कोई भी RNAP के प्रोग्राम है सभी में आपको जॉब मस्ट चाहिए। इसके
इसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में है सेटल इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट किस लिए? क्योंकि टिमिन्स ओंटारियो की नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटी है एंड यहाँ पे अभी बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है। काफी जो लेबर शॉर्टेज है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ, जब आप स्टेप नंबर 6 में आ जाएंगे एंड इस यहाँ पे आपके पास सारे मीन्स कि आपके हाथ में पीआर होता है। वंस यू हैव रिसीव योर परमानेंट रेजिडेंस फ्रॉम IRCC, you will be asked to communicate with the TEDC to share the detail and timelines about your relocation to the region. Once you arrive in the area, local and personnel will be arranged to welcome you and assist the community integration activities. इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि आपको टिमिन्स के बारे में सारा कुछ समझाने के लिए कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रॉपर 6 स्टेप में आपको समझाया है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं या कुछ भी अगर आपको पूछना है तो वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, उसके बाद ही मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। क्योंकि अगर आप वीडियो को देखेंगे तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा आपको एक्सप्लेन करना हर चीज। और आप मेरे व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट कीजिएगा, आप कॉल प्लीज मत कीजिएगा क्योंकि सारी कॉल्स को रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। बट आप अपनी प्रोफाइल को व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं, उससे मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी जो भी आपको कंसल्टेशन चाहिए मुझसे। और इसके अलावा आप हमारी जो मेरी कंपनी है जिसके थ्रू मैं कनेक्ट हूँ, आप वहाँ पे भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। उस पर आपको पूरा वीजा प्रोसेस आपको वो लोग करके देंगे, हम लोग खुद करके देंगे आपको। बट वो पेड सर्विसेज है क्योंकि सिर्फ कंसल्टेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बट अगर हम आपके बिहाफ पे काम करते हैं, आपके लिए जॉब अप्लाई करते हैं, आपके लिए वीजा प्रोसेस करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसकी फीस लगती है। कोई भी काम फ्री में नहीं होता है अगर इंडिविजुअल कोई पर्सन आपके लिए काम कर रहा है तो। बट अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। होपफुली कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो मैं यहीं पे ही खत्म करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से लेकर आऊंगी आप सभी के लिए। एंड वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।